फिर से स्वागत है आपका केमिस्ट्री की इस क्लास में। और आज का हमारा टॉपिक है एक नए चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं और नया चैप्टर है कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध। इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड और हिंदी में इसको कहते हैं सहसंयोजक बंध। तो क्या होता है सहसंयोजक बंध, कैसे बनता है सहसंयोजक बंध और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि होता क्या है सहसंयोजक बंध। तो लगभग दो समान विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे से बना हुआ बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है या कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। कैसे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि दो समान विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे से बना बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। इलेक्ट्रॉन के साझे से यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, साझा, किन के मध्य, दो समान विद्युत ऋणी। यानी कि इसमें दो शर्तें आई हैं। एक शर्त तो है कि इलेक्ट्रॉन का साझा होना चाहिए और दूसरी शर्त ये आई है अपने पास कि लगभग समान विद्युत ऋणी परमाणु। यानी कि सहसंयोजक बंध कब बनेगा, सहसंयोजक बंध तभी बनेगा जब उनके बीच में एक तो इलेक्ट्रॉन का साझा होगा परमाणुओं के, और दूसरी बात कि उनकी जो विद्युत ऋणात्मकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होनी चाहिए, वो लगभग समान होनी चाहिए या बिल्कुल समान होनी चाहिए। जैसे कि मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं यहाँ पे दो, ये है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, यानी कि H2 अणु, अगर H2 अणु बढ़ता है तो वो बढ़ता है एक हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के बीच में सहसंयोजक बंध की वजह से। और इधर बात करूं मैं Cl की, तो ये Cl2 परमाणु जो अणु है वो भी क्या बनता है, दो Cl परमाणुओं की वजह से। लेकिन इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं सहसंयोजक बंध या कोवलेंट बॉन्ड। तो सर आपने तो ये दोनों बिल्कुल समान वितरणी वाले बोल रहे ले रखे हैं और आप बोल ये रहे हो कि लगभग समान। अरे हाँ, लगभग समान विद्युत ऋणात्मकता वालों के बीच में भी क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। HF हाइड्रोजन और फ्लोराइड के बीच में भी अगर बॉन्ड बनेगा तो वो बॉन्ड क्या होगा, HF। ये कैसे बनेंगे, H और F के बीच में ये भी एक क्या होगा, सहसंयोजक बंध होगा। सर ये बनते कैसे हैं, कैसे होता है साझा, आइए अब इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि ये साझा कैसे होता है और किस प्रकार ये बॉन्ड बनते हैं, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं किसकी, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने, आप बोलोगे सर एक हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होता है एक, यानी कि इसके संयोजी कोष में भी इलेक्ट्रॉन कितने, अरे सर है ही एक, तो वही संयोजी कोष यानी कि संयोजकता कोष में भी इलेक्ट्रॉन कितने, एक। इधर एक और हाइड्रोजन आया और इस हाइड्रोजन के पास भी संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। तो अब देखिए इसके बाद में कि इसको अष्टक पूरा करने के लिए क्या चाहिए, अरे किसी भी परमाणु की बात कर ले उसको ये रहता है कि उसका अष्टक पूरा हो जाए। क्यों, क्योंकि अष्टक पूर्ण होने के बाद वो क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। हाइड्रोजन को अष्टक पूरा करने के लिए इसके संयोजी कोष में दो इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो ये हाइड्रोजन इसको ये बोलेगा, अरे भैया एक इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे, ये बोलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे तो मेरा अष्टक क्या हो जाए, पूरा हो जाए। ये वाला बोलेगा कि भैया एक ही तो है, अरे एक ही तो है, तेरे को दे दूंगा तो मैं तो कंगाल हो गया, अरे मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। ये बोलेगा यार बात तेरी भी सही है, अरे बात तो तेरी भी सही है, तेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तू मुझे दे देगा तो फिर तेरे पास भी नहीं बचेगा। तो ये बोलता है क्यों ना साझा कर ले, क्यों ना हम साझेदारी कर लें। कि ये कैसे होगा कि कुछ इस प्रकार से साझेदारी कर लेते हैं कि तेरा एक इलेक्ट्रॉन ये मेरा वाला, तेरा एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, और इस प्रकार से हम क्यों ना बॉन्ड बना ले। तो फिर इससे क्या हो जाएगा, हो जाएगा क्या कि ये तेरे वाले इलेक्ट्रॉन को जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं मेरा बता दूंगा और बोल दूंगा मेरा आज तक पूरा है। अच्छा तो फिर मैं, अरे जब तेरे को जरूरत हो ना तो तू बता देना कि मेरे पास भी दो इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। यानी कहने का मतलब है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे इन दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं का बराबर अधिकार होता है, साझेदारी होती है, ये साझा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के साझे से बना हुआ बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध कहलाता है। ठीक है सर, आप हाइड्रोजन के लिए तो ऐसे कर देते हो क्योंकि इसके पास तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही है, अरे जरूरी थोड़ी है सर सबके पास एक ही हो, है ना। तो सर क्लोरीन वाले पे, अरे क्लोरीन वाले का भी बता देते हैं। अरे क्लोरीन सर इसके संयोजी कोष में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है।
सर इसके संयोजी कोष में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। हाँ हमें भी पता है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो फिर अरे इसको अष्टक पूरा करने के लिए सर चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, और सर इसको भी अष्टक पूरा करने के लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। वो कैसे होंगे? अरे होंगे ना, कैसे नहीं होंगे। ये क्लोरीन क्या बोलेगा कि मेरा 1 इलेक्ट्रॉन तुझे दे देता हूं और तू तेरा 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। जब तेरे को जरूरत पड़ेगा तो बोल देना ये वाला मेरा ही है। यहाँ पे बॉन्ड बना लिया और इलेक्ट्रॉन साझे में आ गए, तो बोल देना कि ये भी मेरा ही है, तो अष्टक तेरा भी पूरा हो गया। और मेरे को जब जरूरत पड़ेगी तो मैं बोल दूंगा ये वाला मेरा ही है। यानी कि Cl सिंगल बॉन्ड Cl इस प्रकार से क्या हो जाता है, साझा हो जाता है, साझेदारी हो जाती है, और इस प्रकार के बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अरे सर समझ में आ गया, ये तो बहुत इजी सा है, कुछ नहीं। जैसे दो दुकानदार है, वो दोनों दुकानदार एक दुकान करना चाहते हैं, लेकिन उनका बजट क्या है कि कम है, और वो दोनों मिलकर अगर बजट अपना मिला ले तो बजट बराबर हो जाता है। तो वो क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं करेंगे, एक दुकान किराए पर लेंगे, दोनों शेरवाड़ी बन जाएंगे, साझेदारी कर लेंगे, साझेदार बन जाएंगे। तो वही तो यहाँ पे हो रहा है। तो सर अब आप ऐसे तो बोल रहे हो क्लोरीन क्लोरीन, अरे जब ज्यादा की जरूरत हो, अरे होती है ना, क्यों नहीं होती। ऑक्सीजन की बात कर लो सर, एक ऑक्सीजन परमाणु के संयोजी कोष में होते हैं इलेक्ट्रॉन 6, और एक और ऑक्सीजन आए उसके पास भी 6। अब क्या करें? अरे तो जरूरी थोड़ी है सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, 2 बॉन्ड बना देगा। अगर 2 की जरूरत है तो 2 बार साझेदारी हो जाएगी। कैसे होगी सर? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिलके बना लेंगे O2 अणु, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो दोनों कोवलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध है। यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी हो रही है, 2 इधर और 2 इधर, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बन गए। अरे सर इस हिसाब से तो आप ये बोल दोगे कि N2 में 3 होती है। अरे बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये भी सहसंयोजक बॉन्ड है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी के द्वारा बना हुआ बल कहलाता है आपका सहसंयोजक बल। तो सर फिर ये HF वाला क्या सीन है, अभी बताता हूं। जब दोनों परमाणु समान हो, जब दोनों परमाणु समान हो तो उसको बोलते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक बल, उसको बोलते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक बल। ठीक है सर, दोनों परमाणु समान है, जैसे कि आप बात कर रहे हो कौन से की, हाइड्रोजन की और क्लोरीन की। तो सर अब बच गया क्या? अरे हमने क्या है कि पढ़ लिया था कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में अगर बॉन्ड बनता है, ये H2 अणु बनता है, तो इसको हम सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉन की साझेदारी बोल रहे हैं। सर ये तो ठीक है, ये सब हमें समझ में आ गया। अब आप तो ये बताइए कि ये क्या है, HF ये बन रहा है, फिर ये कौन सा बॉन्ड है, ये भी सहसंयोजक बंध है। अरे सर ऐसे कैसे? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यानी कि दोनों समान विद्युत ऋणात्मक परमाणु हैं, इनके मध्य भी सहसंयोजक बंध। हाइड्रोजन और फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता बिल्कुल समान नहीं होती। अरे हाँ मुझे भी पता है बिल्कुल समान नहीं होती, लेकिन लगभग समान होती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत ही कम अंतर होता है इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता में। इसलिए इनके बीच में भी इलेक्ट्रॉन का साझा हो सकता है, और उस साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है उसको हम सहसंयोजक बॉन्ड बोल देंगे। लेकिन फर्क क्या? अरे हाँ फर्क आएगा, ये होता है अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, और इसको मैं बोलूंगा ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ये होता है अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, और ये होता है ध्रुवीय। कैसे? अरे इनकी विद्युत ऋणात्मकता में कुछ ना कुछ अंतर है ना। अगर विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है तो यहाँ पे 2 पोल हो जाएंगे, यानी कि इसको हम बोल देंगे ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, और इसको हम बोल देंगे जब दोनों की विद्युत ऋणात्मकता बिल्कुल समान है, जैसे कि Cl2 अणु बनता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O2 बनता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन N2 बनता है। और सर इसका फिर कोई और एग्जाम्पल बता दो। अरे बता दूंगा, क्या दिक्कत है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये रहा, ये भी एग्जाम्पल किसका है, ध्रुवीय का। यानी कि 2 प्रकार के सहसंयोजक बंध होते हैं, एक तो पोलर यानी कि ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, दूसरा होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड यानी कि अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अब बात करते हैं अपने सहसंयोजक यौगिकों के सामान्य लक्षण की।
कि सर इन यौगिकों के सामान्य लक्षण कैसे होते हैं, ये लोग यौगिक दिखते कैसे हैं, ये विलयशीलता कैसी होती है, सर वाष्पशीलता कैसी होती है, इनका गलनांक क्या होगा, क्वथनांक क्या होगा, इन सब के बारे में अपने अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था मतलब अरे भौतिक अवस्था भी पदार्थ की भौतिक अवस्था तीन हो सकती है, द्रव, ठोस और गैस। तो इनकी कैसी होती है, ये या तो आपको मिलेंगे गैस के रूप में, अरे क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, H2, ये सब क्या है, सारी की सारी गैस है। ज्यादातर सहस्योजक यौगिक आपको गैस में मिलेंगे। H2O ये क्या है, द्रव, या द्रव मिलेंगे। उसके बाद में हो सकता है कि कुछ एक यौगिक आपको ठोस मिले, लेकिन बिल्कुल सॉलिड नहीं होंगे, बिल्कुल ठोस नहीं होंगे। तो क्या होगा, अरे नरम ठोस। सर नरम ठोस कैसा, अरे सोडियम धातु देखा है क्या, पनीर होता है ना, नरम ठोस होता है पनीर, काट नहीं कर सकते क्या चाकू से, वैसे नरम ठोस होंगे। ठीक है सर। सर इनकी संरचना कैसी होगी, अरे संरचना क्रिस्टलीय, छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में पाया जाएगा। सर कैसे, कोई एग्जांपल, हीरा, अरे हीरे की स्ट्रक्चर आपने देखी है ना, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, SiC। तो इनकी संरचना की बात करूं मैं जब सहस्योजक यौगिकों की, तो वो क्रिस्टलीय संरचना होती है, छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में ये पाई जाती है। सर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक, इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, लो होते हैं। तो सर ये क्या है, अपवाद, अरे हीरा, अब हीरा आपको पता है कितना कठोर है, हीरे का गलनांक और क्वथनांक काफी उच्च होता है, तो यहाँ पे हीरा अपवाद है, यानी कि अपवादों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सहस्योजक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक लो होते हैं, निम्न होते हैं। सर वाष्पशीलता, प्रबल वाष्पशील होते हैं, जब इनके गर्म किया जाता है तो ये पूर्ण रूप से वाष्प में बदल जाते हैं, प्रबल, अरे गैस, अरे ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अरे गैस है, गर्म करेंगे क्या, वाष्पशील, अरे पहले से तो गैस है, वाष्पशीलता तो प्रबल हो रही है, बहुत ज्यादा वाष्पशील होते हैं, अधिक वाष्पशील होते हैं। सर विलेयता, यानी कि सर घुलेंगे किसमें, किस प्रकार विलय होंगे, अरे समान समान को बोलता है, समान समान को बोलता है, यानी कि जल में अघुलनशील होंगे, जल में क्या होंगे, अघुलनशील, जबकि कार्बनिक विलायकों में क्या होंगे, घुलनशील। कार्बनिक विलायकों में तो घुलनशील होंगे और जल में अघुलनशील होंगे, अपवादों को छोड़कर। मतलब सर, अरे अपवादों को छोड़कर, ग्रेफाइट हो गया, ये हीरा हो गया, इन अपवादों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जल में तो अघुलनशील होंगे और कार्बनिक विलायकों में क्या होंगे, घुलनशील होंगे। सर इनकी इलेक्ट्रो विद्युत चालकता, उसकी बात करें तो हाँ तो बता देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे होगी इनमें कुचालक होगी, विद्युत चालक नहीं होंगे, धारा प्रवाहित नहीं होगी। अरे सर कैसे नहीं होगी, आप कुछ ही बोल रहे हो, अभी तो ग्रेफाइट को आप सहस्योजक यौगिक बता रहे हो, अभी आप बोल रहे हो इनमें विद्युत की चालन नहीं होगा। अरे ग्रेफाइट अपवाद है, छोड़ दो, अपवादों को छोड़कर, यानी ग्रेफाइट में बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि सर ग्रेफाइट में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से ये विद्युत का चालक होता है। हाँ मैं भी मानता हूँ होता है, सहस्योजक यौगिक है, विद्युत का चालक भी है, और यहाँ पे मैं ये भी बता रहा हूँ कि विद्युत के कुचालक होते हैं। सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ दे तो बाकी सारे सहस्योजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। सर समावेशता प्रदर्शित करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इनके बीच में जो बंध पाया जाता है वो बंध एक तो क्या होता है, दृढ़ होता है और मजबूत, दृढ़ और मजबूत बंध पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि ये कई प्रकार की समावेशता दर्शाते हैं। उसके बाद में सर रासायनिक क्रियाशीलता, सर ये अभिक्रिया किस हिसाब से करते हैं, अभिक्रिया करते हैं कि नहीं करते, अरे ये अभिक्रिया करते हैं भाई, लेकिन ये गति बहुत कम होती है, इनकी धीमी गति से होती है इनकी अभिक्रिया, जिसकी वजह से हम इसका जो पूरा का पूरा रासायनिक क्रिया का जो क्रम होता है उस क्रम को आसानी से याद कर सकते हैं। इसकी केमिकल रिएक्शन की जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये सब हो गए इसके सामान्य लक्षण। अब सर बाकी इसके बारे में, सहस्योजक बंध के बारे में, अरे बहुत कुछ बाकी है अभी तो हम ओवरलैपिंग कराएंगे, कक्षकों को पास लाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। अरे सर कैसे बनेगा सहस्योजक बंध, कब होगी, S और P के बीच में ओवरलैपिंग होगा, sp2 कक्षक कब बनेगा, sp3 कब बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, संकरण क्या है क्या नहीं है, वो सब हम पढ़ेंगे। तो इसके मुख्य सिद्धांतों में पढ़ेंगे, और मुख्य सिद्धांत इसके दो ही होते हैं, VBT और MOT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।
वीबीटी को हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयुक्ता बंध सिद्धांत, और एमओटी हम पढ़ेंगे अणुकक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके मेन दो सिद्धांत है और उन दोनों सिद्धांतों को पढ़ेंगे, उस सिद्धांतों के बीच में तुलना करेंगे। ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।